Greeting students, welcome back to class. It's second lecture of the chapter citizenship. In the first lecture we have discussed about फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन सिटीजनशिप की क्या है, और इसके साथ साथ उन कंट्रीज़ के नेम भी हमने डिस्कस किए थे जहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है और सिंगल सिटीजनशिप है। ड्यूल सिटीजनशिप वाले कंट्रीज़ में इज़राइल, इटली, नॉर्वे, पाकिस्तान, पुर्तगाल और बेल्जियम, और इंडिया जैसे कुछ कंट्री हैं जैसे मलेशिया है, जापान है, चाइना है, पोलैंड है, यूक्रेन है, जहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है। उसके बाद हमने सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 5 to 11 में मेंशन है वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप इन इंडियन आर्टिकल 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 6 क्या डील करता है? A person who migrated to India from Pakistan became an Indian citizen, and if he or either of his parents and any of his grandparents was born in undivided India and also fulfilled any one of the two conditions, तो अनडिवाइडेड इंडिया में अगर उनका जन्म हुआ था तो भी सिटीज़न बन सकते हैं, या फिर नीचे जो दिए गए 2 पॉइंट हैं इनको अगर वो पूरा करते हैं तब भी वो सिटीज़न बनने के हकदार हैं। बिफोर 19th July 1948 he had been ordinary residents in India since the date of his migration। और दूसरी कंडीशन है he had been registered as a citizen of India but he had been residents of India for 6 months preceding the date of his applications। तो ये दोनों ही कंडीशन है जिसके बिहाफ पर जो है सिटीज़न बन सकता है या नहीं बन सकता, ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट है यहाँ आर्टिकल 7 के बारे में ही है यहाँ भी। A person migrated to Pakistan from India after 1st March 1947 but later returned to India for resettlement could become an Indian citizen। For this he had to be resident in India for 6 months preceding the date of his application of registration। तो 6 महीने तक अगर इंडिया में रहा होगा तो वो एप्लीकेबल होगा। अब आर्टिकल 7 जो है 1 मार्च 1947 से लेकर 26 जनवरी 1915 के बीच में मेंशन है, इनके बीच में डिटेल प्रोवाइड करवाता है। और ये चीज़ें आपको मध्य प्रदेश जो स्टेट मध्य प्रदेश है और पीर मोहम्मद है इसके केस से पता चलता है कि ये किसके बारे में डिस्कस करता है। दूसरा है यहाँ पर आर्टिकल की अगर हम बात करें आर्टिकल 8 है अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकेम एन इंडियन सिटीजन। अगर बाहर रह भी रहे हैं तब भी वो इंडियन सिटीजन हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक एंड द कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस। जहाँ पर वो रह रहा है, एक डिप्लोमेट्स के तौर पर रह रहा है या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रह रहा है, तब भी उसे इंडिया का सिटीज़न माना जाएगा। नेक्स्ट है कुछ प्रोविज़न है सिटीजनशिप से रिलेटेड, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 9 क्या डील कर रहा है इसको देखेंगे हम। इफ़ एनी पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन कंट्री शैल नॉट रिमेन सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो, सिटीजनशिप ले लेते हो, फिर आप इंडिया के सिटीजन नहीं रह जाते हो। आर्टिकल 10 डील with that the parliament can decide who deemed और इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन सिटीजन बनने के लिए कैपेबल है या नहीं है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, आर्टिकल 10 बताता है। 11 क्या बताता है? पार्लियामेंट इज ओनली अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो इंडिया में पॉलिसीज़ का 3 सिस्टम है ना, 3 लिस्ट सिस्टम है। यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है।
तो यहाँ यूनियन लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कौन सिटीज़न हो सकता है कौन नहीं हो सकता। इंडियन पार्लियामेंट अनेक्टेड सिटीजन एक्ट 1955 फॉर एक्वायरिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन ऑफ अ पर्सन विच अमेंडेड टाइम टू टाइम बाय द यूनियन लेजिस्लेचर। एक्ट तो ये 1955 में आ गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन इसको बार बार चेंज किया गया है। अब 86 में किया गया था, 92 में किया गया, 2003 में, 5 में और 2019 में तो मतलब गजब ही हो गया था जब CAA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। शाहीन बाग में मुसलमानों ने धरने दिए थे, कोविड-19 से पहले की बात है, जिसमें इंडिया का सिटीज़न कौन हो सकता है उसमें ये बता रखा था कि किसी भी मुस्लिम को छोड़ के भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ से आने वाले व्यक्ति को सिटीजनशिप दी जा सकती है। कुछ पार्टिकुलर एविडेंस दिखाने होंगे उसमें कि इंडिया में वो कितने टाइम से रह रहा है, उसको अपने खुद के देश में क्या प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके के प्रोविज़न थे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ सिटीजनशिप बाय बर्थ। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents। मतलब उसके पेरेंट्स कुछ भी रहे हों 1950 से 87 के बीच में, 87 के बीच में, जिसका जन्म इंडिया में हुआ इंडियन है वो। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parents is a citizen of India at the point time of his birth। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कोई फॉरेनर है और उसके बच्चों का जन्म यहाँ आ जाता है, वो घूमने फिरने आए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नहीं, आपके पेरेंट्स भी इंडियन हैं और आपका जन्म भी 87 के बाद हुआ है, बर्थ हुआ है, तो आप इंडियन सिटीजनशिप हो, इसमें तो यही मेंशन है। और 50 से 87 के बीच में, 50 से लेके 87 के बीच में बस आपका जन्म इंडिया में होना चाहिए, आपके पेरेंट्स कोई भी हों। Those who born in India on or after 3rd December 2004 consider citizen of India only if both the parents are citizen of India. One of those parents is citizen of India and other is not legal migrant at the time of his birth। तो दोनों ही होने चाहिए। आगे है 10 चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कांट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर कोई डिप्लोमेट्स भारत में काम कर रहा है, कोई फॉरेनर है, तो उनके बच्चों को डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। स्टूडेंट, इट वाज ऑल ओवर अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।